हाय नर्सेज, कैसे हैं आप? देयर इज अ स्लो एपिडेमिक ऑफ क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस दैट इज गोइंग ऑन नाउअडेज इन वेरियस कंट्रीज, स्पेशली द डेवलप्ड वंस। तो आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है कि डायबिटीज़ जैसी कंडीशंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही हैं, एंड दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे डायबिटीज़ क्या होता है, नॉर्मल वैल्यूज़ क्या हैं, हाइपरग्लाइसेमिया क्या होता है, डायबिटीज़ के साइन एंड सिम्टम्स क्या रहेंगे, कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, कैसे ट्रीट कर सकते हैं और क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम्स और रजिस्ट्रेशन एग्जाम्स जैसे कि एनक्लेक्स आरएन में भी ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए आज इसके बारे में पढ़ते हैं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कौन कौन डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा है और किस तरह से आपको ये टॉपिक जो है वो लगा। ओके, तो चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डायबिटीज़ की अगर मैं बात करूं, डायबिटीज़ को हम हाइपरग्लाइसेमिया भी बोलते हैं। देखिए, नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल इज बिटवीन 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर टू 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और फास्टिंग कुड बी अप टू 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। जब फास्टिंग इज मोर देन 110, पर्टिकुलरली फ्रॉम 110 से ज़्यादा अप टू 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और जो रैंडम है दैट इज, और पोस्ट प्रेंडियल हम लोग बोल देते हैं, दैट इज बिटवीन 140 टू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो उस टाइम पे हम लोग पेशेंट को डायग्नोज करते हैं फॉर द डायबिटीज मेलाइटिस। अब इसके लिए बहुत सारे टेस्ट आप लोग रन करते हो, जैसे कि हम लोग ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन देख सकते हैं, सिमिलरली फास्टिंग एंड रैंडम ब्लड शुगर के सैंपल जो हैं वो हम लोग ले सकते हैं, एंड देन वी कैन डायग्नोज द पेशेंट फॉर डायबिटीज। अब हाइपरग्लाइसेमिया या डायबिटीज होने के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, रीजंस बताने से पहले आई वांट टू एक्सप्लेन कि डायबिटीज दो तरह की होती है। देयर इज टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। लेट अस टॉक अबाउट टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस। इन टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस देयर इज एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी। क्योंकि इंसुलिन एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, इट हैज़ बीटा सेल्स जो कि इंसुलिन बनाते हैं, सिक्रीट करते हैं। बेसिकली कई बच्चों में जन्म से ही इन बीटा सेल्स की प्रेजेंस होती ही नहीं है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस होता ही नहीं है। दैट्स वाई मैं बोल रही हूँ एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी, यानी कि बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं है। अब यहाँ पे ये भी जानना ज़रूरी है कि इंसुलिन हमारी बॉडी में करता क्या है। देखिए, इंसुलिन हमारी बॉडी में ग्लूकोज को अटैच करके सेल के अंदर लेके जाने में मदद करता है। आप कुछ इस तरह से इमेजिन कीजिए, व्हेन वी ईट फूड, फूड हमारी इंटेस्टाइन में गया, वहां से ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है, इट विल कम इनटू द ब्लड। अब इंसुलिन का काम है उस ग्लूकोज को पकड़ना या अटैच करना और सेल के अंदर लेके जाना। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो हमारे सेल्स ग्लूकोज को कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, विच इज द मेन फूड या एनर्जी सोर्स फॉर द सेल्स। In absence of glucose, cells will start eating fat or protein which will lead to further more complications, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट फिलहाल आपको ये याद रखना है कि इंसुलिन नहीं है तो सेल ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, और फिर ये ग्लूकोज आपकी ब्लड सर्कुलेशन में घूमता रहेगा। इसी चीज़ को हम लोग हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी यानी कि टाइप 1 में बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं होगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है, इसमें इंसुलिन तो होगा लेकिन इतना नहीं होगा कि पूरे के पूरे ग्लूकोज को यूटिलाइज कर लिया जाए। तो आपका पेशेंट हाइपरग्लाइसेमिया में होगा लेकिन सेल्स को टोटल डेफिशिएंसी नहीं होगी ग्लूकोज की, क्योंकि इतना इंसुलिन तो है कि सेल्स को फीड कर सके, लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आप खा रहे हैं उस ग्लूकोज को ब्लड में से निकाला जाए, इतना इंसुलिन नहीं होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। तो टाइप 1 को बोल रहे थे एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी, जिसमें बिल्कुल जीरो इंसुलिन था, जबकि टाइप 2 को हम लोग बोल रहे हैं रिलेटिव डेफिशिएंसी, जिसमें इंसुलिन है बट नॉट अकॉर्डिंग टू द बॉडी रिक्वायरमेंट्स। अब जो टाइप 1 है इसको जुवेनाइल डायबिटीज बोलते हैं, क्योंकि ये जवान लोगों में होता है, यंग लोगों में डायग्नोस होता है। और जो टाइप 2 होता है वो यूजुअली 40 ईयर्स की एज के बाद डायग्नोस होता है। तो इन दोनों में ये भी एक डिफरेंस हो गया। अब लेट अस टॉक अबाउट के टेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन को HbA1c भी बोला जाता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल टेस्ट, जिससे कि आप ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, फास्टिंग ब्लड शुगर चेक कर सकते हैं हम लोग, पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर लेवल चेक कर सकते हैं,
प्रेगनेंसी वाली डायबिटीज़ को हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस बोलते हैं। उसके बारे में एक और वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाली हुई है, उसमें आप लोग चेक कर सकते हैं। पर इसके लिए जो टेस्ट रन किया जाता है दैट इज़ जीटीटी, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जो कि हम 24 टू 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में कर सकते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपने हमेशा याद रखना है कि डायबिटीज़ में 3 पीज़ होते हैं। One is polyuria, second one is polydipsia and third one is polyphagia। देखिए, पॉलीयूरिया का मतलब होता है बहुत सारा यूरिन पास करना। अब इस कंडीशन में पेशेंट पॉलीयूरिया से क्यों सफ़र कर रहा है? क्योंकि आपके ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज है। हम सब लोगों को पता है कि किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं और ये नेफ्रॉन्स सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। तो जैसे ही ग्लूकोज से भरा हुआ ब्लड आपके नेफ्रॉन्स में पहुंचेगा तो नेफ्रॉन को ये सेंस होगा कि ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज है। अब इस ग्लूकोज को यूरिन में से निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर इतना ज़्यादा ग्लूकोज आपको यूरिन में मिक्स करना है तो उतना ज़्यादा पानी भी मिक्स करना पड़ेगा। हेंस आपके पेशेंट को होगा पॉलीयूरिया। In order to remove more and more glucose from your body, your kidneys has to dilute the urine more and more with water. Hence, polyuria will happen. अब पॉलीयूरिया हो रहा है तो प्यास भी लगेगी, विच इज कॉल्ड एज पॉलीडिप्सिया, क्योंकि जितनी डिमांड उतनी सप्लाई भी चाहिए। इन एडिशन टू दिस, पेशेंट को हर टाइम पे भूख लगी रहेगी, विच इज कॉल्ड एज पोलीफेजिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साइन है। अगर आपको कोई इंसान आके बोलता है कि मैं हर टाइम भूखा ही फील करता रहता हूँ, तो यू शुड सजेस्ट दैट पर्सन टू गेट द ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक्ड, क्योंकि ये इंडिकेट कर सकता है डायबिटीज़। इन एडिशन टू दिस कुछ और भी साइंस होते हैं, जैसे कि आप ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे, ऑफ कोर्स इट विल बी मोर देन 140, पोस्ट पेरेंडियल या फास्टिंग 110 से नीचे होगा। प्लस फीमेल्स में वेजाइनल इन्फेक्शंस बहुत आपको देखने में मिलती हैं इफ शी इज डायबिटिक, क्योंकि मैंने बोला कि यूरिन में ग्लूकोज रिमूव हो रहा है। वी नो द एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमें पता है कि वेजाइना के साथ ही यूरेथ्रा लोकेटेड है, जस्ट बिलो द यूरेथ्रा वेजाइना इज देयर, और वेजाइना में वेजाइनल फ्लोरा होता है। अगर यूरिन में बहुत सारा ग्लूकोज पास हो रहा है तो उस ग्लूकोज को खाने के लिए या यूटिलाइज करने के लिए वेजाइनल ऑर्गेनिजम्स क्रीप अप होते हैं इनटू योर यूरेथ्रा, तो वहाँ पे यूटीआई भी होती है, ज़्यादा होती है इन लोगों को एज कम्पेयर टू नॉर्मल एडल्ट। इन एडिशन टू दिस, वेजाइना में भी कैंडिडा एल्बिकेंस इन्फेक्शंस जो हैं वो इंक्रीज हो सकती हैं। इसके साथ साथ इन पेशेंट्स में वेट गेन भी हो सकता है और वेट लॉस भी हो सकता है। जी हाँ, पॉलीयूरिया की वजह से वेट लॉस होगा। वेट लॉस होगा इन द केस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1, ज़्यादा वेट लॉस होता है टाइप 1 में। टाइप 2 में इतना वेट लॉस जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि टाइप 2 जो है वो सर्टेन एज के बाद होती है और इसके होने का सबसे बड़ा रीज़न ही ओबेसिटी होता है, विच इज़ प्रेजेंट अलोंग द एब्डोमिनल एरिया। इसके अलावा कुछ और भी साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो हो सकते हैं, जैसे कि स्लो वुंड हीलिंग है, जैसे कि साइंस ऑफ इनएडिक्वेट सर्कुलेशन टू द फीट है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ। हम दो तरह की कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं डायबिटीज़ में। वन इज़ एक्यूट कॉम्प्लिकेशन, वन इज़ क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन। एक्चुअली जब भी हम क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं ना, तो हम लोग हमेशा एथेरोस्क्लेरोसिस की बात करते हैं। अब एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? जब बहुत सारा ग्लूकोज आपके ब्लड में घूम रहा है तो ये धीरे धीरे आपकी आर्टरीज को डैमेज करना शुरू कर देता है, उनमें ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देता है। इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस, और उसी की वजह से आपकी लोअर एक्सट्रीमिटी की सर्कुलेशन ब्लॉक हो सकती है, आपके रेटिना में जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं उनमें हेमरेजेस हो सकती हैं एंड हेंस वहाँ की सर्कुलेशन ब्लॉक हो सकती है। प्लस हमारी किडनी में जो ब्लड सप्लाई जा रही है वो भी ब्लॉक हो सकती है। इन सारी चीज़ों को हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस बोलेंगे और ये मल्टीपल ऑर्गन डैमेज को लीड कर सकता है। तो ये भी आपके पेशेंट में प्रेजेंट हो सकता है। प्लस डायबिटिक फूड तो आप लोगों ने देखा भी होगा और सुना भी होगा, दैट इज ड्यू टू द क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज। और इसके साथ साथ ब्लड विजन ड्यू टू रेटिनोपैथी, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स जो हैं आपके पेशेंट में शो हो सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि पेशेंट डायग्नोज भी हो गया, डायबिटीज़ है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं वो भी आपने देख लिया, टाइप्स भी आपको पता चल गई हैं। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से हम इस चीज़ की नर्सिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं। देखिए, कभी भी डायबिटीज़ वाला पेशेंट आता है, सबसे पहले तो हम एक टेस्ट पे रिलाई नहीं करते। वी कैन टेल अवर पेशेंट टू मेक अ रिकॉर्ड फॉर 1 वीक। एक हफ्ते का रिकॉर्ड हम चेक करने के लिए बोलते हैं और उसके बेसिस पे फिर हम लोग देखते हैं कि कितने लेवल का इसको हाइपरग्लाइसेमिया हो रहा है। डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री हम लोग जो इंटरवेंशन हैं वो हम सजेस्ट करेंगे अपने पेशेंट्स को।
तो सबसे पहली चीज़ जो इंटरवेंशंस आप लोग कर सकते हैं अपने पेशेंट के लिए, सबसे पहली जो हेल्थ एजुकेशन हम लोग देते हैं, दैट इज़ रिगार्डिंग द डाइटरी मैनेजमेंट। हम लोग अपने पेशेंट को बोल सकते हैं कि वो डाइट में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करें। देखिए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको खाते ही आपकी बॉडी इमीडिएटली अब्जॉर्ब कर लेती है। इसमें वो चीज़ें आती हैं जो कि मीठे वाली होती हैं, जैसे कि स्वीट्स हो गई, कुकीज़ हो गई, केक्स हो गए, आइसक्रीम्स हो गई, जैसे कि आर्टिफिशियल शुगर्स हैं, प्लस कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जैसे कि ग्रेप्स हैं, बनाना है। ऐसे ऐसे फ्रूट्स में बहुत सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि बहुत जल्दी आपकी इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है। इसकी जगह पे आपने अपने पेशेंट्स को बोलना है कि वो कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड कार्बोहाइड्रेट्स लें विच आर नॉट इजी टू डाइजेस्ट। जैसे कि आप एक एप्पल ले सकते हैं जिसके ऊपर पील होगा, है ना, उसकी स्किन होगी, उसको आपने पील्ड नहीं करना है, विद स्किन एप्पल खाना है। प्लस आप बेरीज ले सकते हैं जिसमें बहुत कम अमाउंट में शुगर होता है। तो ये जो नेचुरल शुगर होती है दैट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट फॉर आवर बॉडी टू डाइजेस्ट। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एकदम से बढ़ता नहीं है पेशेंट का। तो ये चीज़ें हम लोग डाइट में सजेस्ट कर सकते हैं। प्लस हम अपने पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं फॉर द सिंपल एक्सरसाइज लाइक वॉकिंग। ये बहुत बारी देखा गया है कि आपके कुछ एक एग्जाम्स में बहुत बारी एग्जामिनर इस चीज़ में इंटरेस्टेड होता है कि विच इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। तो हमेशा याद रखिए जो बेस्ट एक्सरसाइज है दैट इज सिंपल वॉकिंग। नो जॉगिंग, नो कार्डियो एक्सरसाइज। सिंपल वॉकिंग जो होती है दैट इज अ बेस्ट एक्सरसाइज फॉर कार्डियो एज वेल एज फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स। क्यों? क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में यूजुअली हाइपोग्लाइसेमिया होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपका पेशेंट वॉकिंग करेगा तो हाइपोग्लाइसेमिया भी नहीं होगा, प्लस उसका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कंट्रोल्ड रहेगा। लेकिन वॉकिंग रोज करते रहना है। इन एडिशन टू दिस हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में भी बता सकते हैं और मेडिटेशन के बारे में, क्योंकि हमें पता है कि जब हमारा पेशेंट स्ट्रेस में होता है तो उसकी बॉडी में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होते हैं विच विल इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो उस चीज़ को हम लोग बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं बाय डूइंग मेडिटेशन and by taking less stress. We will suggest the patient to limit the intake of alcohol and to quit slowly smoking as well, क्योंकि ये चीज़ें भी डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस को लीड कर सकती हैं और हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को अफेक्ट कर सकती हैं। चलिए अब बात करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है। देखिए, हमेशा कभी भी आपके पास पेशेंट आता है डायबिटीज़ के डायग्नोस के साथ, जो पहली चीज़ें आप लोग बोलते हैं वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस ही होती हैं। पर यूजुअली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने भर से ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल हो जाए, यूजुअली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो हमें साथ में मेडिकेशंस भी देनी पड़ती हैं। तो ये ट्रीटमेंट सेक्शन के अंडर आता है। तो ट्रीटमेंट में ऑफ कोर्स इंसुलिन आएगा और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मेडिकेशंस आएंगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट करना चाहती हूँ, जो इंसुलिन होता है दैट इज द ट्रीटमेंट मॉडेलिटी फॉर टाइप 1 डायबिटीज, क्योंकि उसमें इंसुलिन है ही नहीं। उसमें हमारा मेन मोटिव होता है इंसुलिन देके सेल्स तक ग्लूकोज पहुंचाना, क्योंकि उसके बिना पेशेंट को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ में हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मेडिकेशंस को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें हमारा जो मेन गोल होता है दैट इज़ टू डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्योंकि इतना इंसुलिन तो है ही है कि सेल्स को फीड कर सकें, लेकिन इतना नहीं है कि आप एक्स्ट्रा ग्लूकोज को बॉडी में से निकाल सकें। तो उसके लिए ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मेडिकेशंस देके हम ब्लड ग्लूकोज लेवल को डाउन कर सकते हैं। तो आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखिए कि टाइप 1 में इंसुलिन देना होता है, जबकि टाइप 2 में हमने ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मेडिकेशंस को प्रेफर करना होता है। एक बात और याद रखिए, कभी भी प्रेगनेंसी में यूजुअली जो डॉक्टर होता है वो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मेडिकेशंस रेकमेंड नहीं करेगा, क्योंकि ये मेडिकेशंस टोरेटोजेनिक हो सकती हैं। ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके फीटस को डैमेज कर सकती हैं। प्रेगनेंसी में यूजुअली इंसुलिन ही प्रेफर किया जाएगा। दो रीजंस हैं। नंबर 1, इंसुलिन नेचुरल हार्मोन है, कोई डैमेज नहीं करेगा। दूसरी चीज, इट डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, तो फीटस एब्सोल्युटली सेफ है। इसीलिए प्रेगनेंसी में, जिसको हम लोग जीडीएम भी बोलते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, उसमें हम लोग इंसुलिन ही प्रेफर करते हैं। तो ये था ट्रीटमेंट, और इंसुलिन के बारे में कभी अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें आपको बताएंगे कि इंसुलिन के एडमिनिस्ट्रेशन और इसका पीक ड्यूरेशन ये सब क्या होता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द एक्यूट एंड क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज। तो जो एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज आती हैं उसमें 3 मेजर टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। फर्स्ट वन इज हाइपोग्लाइसेमिया,
second one is diabetic ketoacidosis, and third one is HHNS, that is hyperosmolar hyperglycemic non-ketotic syndrome. तो हाइपोग्लाइसेमिया हम लोग बोलते हैं व्हेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज लेस देन 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हम लोग बोलते हैं व्हेन देयर इज एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, यानी कि ये सिर्फ टाइप 1 में होता है जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है। एक्चुअली इसके बारे में मैं फुल वीडियो बना चुकी हूँ, इसका जो लिंक है वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी, प्लस यू कैन सी दिस पॉप अप, आप इस पर क्लिक करिए, देन यू कैन सी द डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की पूरी वीडियो आप वहाँ पे देख सकते हैं। खैर, जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, आपने ये याद रखना है कि ये केवल टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में होता है, इट विल नॉट हैपन इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, और ये तब होता है जब आपका पेशेंट लगातार इंसुलिन ले रहा है बट सडनली ही हैज स्टॉप्ड टेकिंग इंसुलिन, तो एकदम से बॉडी में जीरो इंसुलिन हो जाएगा, द सेल्स विल स्टार्ट ईटिंग फैट और कीटोन रिलीज होंगे, और इस चीज को हम लोग डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बोलते हैं, और इसकी वजह से आपका पेशेंट डायबिटिक कोमा में भी जा सकता है, राइट। तो जो तीसरी कॉम्प्लिकेशन है दैट इज HHNS। अब ये जो HHNS है दैट विल ओनली हैपन इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, इट विल नॉट हैपन इन टाइप 1। ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है या इतनी फैटल नहीं है जितनी के डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, बट येस यू शुड टेक केयर ऑफ योर पेशेंट व्हेन HHNS होती है, क्योंकि इसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल 700 मिलीग्राम पर लीटर से डेसीलीटर से भी ज़्यादा हो जाता है, तो यू हैव टू लुक योर पेशेंट फॉर दैट। और इसका ट्रीटमेंट होता है आप NS में इंसुलिन देके लगाते हो, ये एक सिंगल ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आप टाइप 2 डायबिटीज वाले को भी इंसुलिन दे सकते हैं IV टू ट्रीट दिस कंडीशन, क्योंकि हाइपरग्लाइसेमिया बहुत ज़्यादा है। टॉकिंग अबाउट द क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एथरोस्क्लेरोसिस बहुत होता है इस कंडीशन में, तो क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस में एथरोस्क्लेरोसिस की वजह से अगर पेशेंट की आंखें डैमेज होती हैं तो उसको बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी, इसमें ब्लड विजन होगा, इसमें पेशेंट को कैटरैक्ट बहुत जल्दी हो जाता है, और पेशेंट को देखने में दिक्कत आती है, एंड इवन ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। सेकेंड जो कॉम्प्लिकेशंस हमारे पास आती हैं दैट इज डायबिटिक न्यूरोपैथी। अब न्यूरोपैथी में क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हाइपरग्लाइसेमिया की वजह से धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट को डायबिटिक फुट क्यों होता है, क्योंकि अगर उसके पैर में कोई चोट लग भी जाती है, उसको कोई अल्सर हो भी जाता है पैर में, तो उसको कभी पेन फील ही नहीं होता है, क्योंकि उसकी जो पैर की नर्व्स हैं वो टोटली डैमेज हो चुकी हैं इस वजह से। और प्लस बाद में वुंड हीलिंग बहुत स्लो है, पहले पता नहीं चला क्योंकि पेन सेंसेशन नहीं है, प्लस जब वुंड ही हो गया तो वो हील नहीं हो रहा है, दिस विल लीड टू डायबिटिक फुट। तो जो डायबिटिक न्यूरोपैथी है ये काफ़ी धीरे धीरे होती है पेशेंट में, जब क्रॉनिकली उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल काफ़ी हाई जा रहा है, लेकिन इसमें आपका जो पेशेंट है वो पेन सेंसेशन को खो देगा, उसको लगातार हाथों और पैरों में पैरास्थीजिया होता है, पैरास्थीजिया का मतलब होता है नमनेस ऑफ द हैंड एंड फीट। इसके अलावा सेक्स लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, इरेक्शन नहीं हो पाती है, साइंस काफ़ी सारे आते हैं, जैसे कि जो पेशेंट है उसको फील ही नहीं होता है आप कहाँ पे उसको टच कर रहे हैं, हार्ड टच और सॉफ्ट टच फील नहीं होता है। प्लस एक सिंड्रोम होता है विच इज कॉल्ड एज कार्डियक डीनर्वेशन सिंड्रोम। देखिए नॉर्मली क्या होता है जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारा हार्ट रेट चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द ऑक्सीजन लेवल्स, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपका हार्ट रेट सेम ही रहेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट कार्डियक डीनर्वेशन सिंड्रोम, जिसमें हार्ट रेट विल नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये भी डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से हो रहा है। तीसरी जो इसमें कॉम्प्लिकेशन आती है दैट इज डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जिसमें रीनल फेलियर जैसे साइंस जो हैं वो पेशेंट में आते हैं, जिसमें एल्ब्यूमिन विल बी प्रेजेंट इन द यूरिन, पेशेंट वेट लॉस करता है, साइंस ऑफ माल न्यूट्रिशन, फ्रीक्वेंट यूटीआईज होंगे, न्यूरोजेनिक ब्लैडर के धीरे धीरे साइंस जो हैं वो आने शुरू होंगे। इसके अलावा पेशेंट में डिस्पेरोनिया जो कि फीमेल्स की कंडीशन है, जिसमें पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और इनकॉन्टिनेंस रहनी शुरू हो जाएगी, हाइपोग्लाइसेमिया, अनअवेयरनेस सिंड्रोम इफ यू आर टेकिंग बीटा ब्लॉकर्स अलोंग विद दैट। सो दीज आर ऑल द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ जिसका जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में देंगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपका पेशेंट किसी भी बॉडीली स्ट्रेस में है या किसी सर्जरी के लिए जा रहा है, तो आप मतलब आपका पेशेंट एनपीओ है बिकॉज ही इज गोइंग फॉर द सर्जरी, तो एज अ नर्स व्हाट डू यू थिंक, यू विल गिव इंसुलिन और यू विल नॉट गिव इंसुलिन?
तो इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और जब मुझे कम से कम 50 कमेंट्स इस चीज़ के ऊपर रिसीव हो जाएंगे तो आई विल गिव यू द करेक्ट आंसर इन माय कमेंट बॉक्स, और उसको मैं पिन कर दूंगी। तो ये था डायबिटीज मेलाइटिस। हमने आज थॉरली डायबिटीज़ के बारे में पढ़ा है, इसके कॉजेज़ के बारे में पढ़ा है, इसके टाइप्स के बारे में पढ़ा है, इसके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा है, और किस तरह से इसकी कॉम्प्लिकेशंस आपको अफेक्ट कर सकती हैं, इस चीज़ के बारे में पढ़ा है। ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि हमारी फीड में आती रहें, तो प्लीज़ मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए जितना हो सकता है, क्योंकि नॉलेज शेयर करेंगे तो ही बढ़ेगी। थैंक यू सो मच। ऐसी ही वीडियोस के साथ आपको मिलती रहूंगी। तब तक के लिए टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।